Hello everyone, I am going to discuss chapter 5 of Forum IAS PYQ book. So इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. सो हमें कुछ याद रखना है यहाँ पे कि जो आर्टिकल 72 है ना, इट डील्स विद द प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स, रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस. और इसमें कौन कौन से क्या क्या इंक्लूडेड होता है. पनिशमेंट बाय अ कोर्ट मार्शल हो सकता है, ऑफेंसेस अंडर यूनियन लॉ और डेथ सेंटेंस. और इसमें जो पहला सेंटेंस था, द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, ये सही है. ये मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस और शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में कहा था कि जो आर्टिकल 72 है जिसमें पार्डनिंग पावर वगैरह है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है और ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है. जुडिशियल पावर कैन बी एक्सरसाइज टू इंश्योर दैट द पावर इज़ नॉट यूज्ड आर्बिट्रेरली और इन अ बैड फेथ और बेस्ड ऑन एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन. और जो सेकेंड स्टेटमेंट है जैसे कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत है. प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर इंडिपेंडेंटली और विदाउट द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट. अब थोड़ा सा ये जो पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सो पार्डन का मतलब होता है रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, ठीक है. कम्यूटेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन विद अ लाइटर वन, मतलब डेथ सेंटेंस को सिंपल इम्प्रिजमेंट कर देना. रेमिशंस का मतलब होता है रिडक्शन द पीरियड ऑफ सेंटेंस कर देना. रिस्पाइट का मतलब होता है अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन जो डेथ सेंटेंस मिला उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देना. रिप्राइव का मतलब होता है टेम्परेरी स्टेट लगा देना. क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. सो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि आर्टिकल 163 जो था ना वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली बताता है गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं. जैसे कि आर्टिकल 163(1) बताता है कि गवर्नर टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन मैटर वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स हिम टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन. मतलब आर्टिकल 163A इसको डिस्क्रिशनरी पावर देता है गवर्नर को. और एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे है आर्टिकल 163 क्लॉज 2 में वो बताता है कि any questions arises regarding whether a matter falls within the governor's discretionary power, the governor's decisions shall be final. ठीक है. और एक चीज़ और याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट एक्ट्स ओनली व्हेन द बिल इज़ फॉरवर्डेड टू हिम बाय द गवर्नर एंड कैन नॉट रिजर्व अ स्टेट बिल फॉर कंसिडरेशन ऑन हिज ओन. मतलब कि आर्टिकल 200 बताता है कि अगर गवर्नर रिजर्व करे सर्टेन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, तभी प्रेसिडेंट उसको कंसिडर कर सकता है. अपने आप प्रेसिडेंट ही उसको कंसिडर करेगा. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोर्ड और मिनिस्ट्री से रिलेटेड है. सो इसमें पहला जो बोर्ड था वो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है, ठीक है. और थोड़ा नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड जो है ना, इट वाज रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट इन 2013. और दूसरा बोर्ड जो दिया था यहाँ पे वो कॉयर बोर्ड था. और कॉयर बोर्ड कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME के अंदर आता है, ठीक है. और कॉयर बोर्ड जो था ना वो कॉयर इंडस्ट्री एक्ट 1953 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था. जो तीसरा बोर्ड था वो था नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन. ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है. सो ये जो मिनिस्ट्रीज़ और बोर्ड का जो है ना वो याद कर लेना क्योंकि रिपीटेड थीम है. लास्ट ईयर टी बोर्ड के बारे में भी आया था एक साल. क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट. तो ये सही स्टेटमेंट है. जो आर्टिकल 361 है उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है ना.
मतलब आंसरेबल नहीं है टू एनी कोर्ट, आर्टिकल 361। स्टेटमेंट 2 जो है वो ये बता रहा है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये सही स्टेटमेंट है, ये मैंने गलत किया, इसको सही करना है, ठीक है ना। आर्टिकल 361 क्लॉज 2 में बता रहा है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। तो ये सही स्टेटमेंट है। जो आर्टिकल 194 है ना, उसमें ये बताता है कि नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स in any court in respect of anything said or any vote given by him in the legislature or any committee thereof। यहाँ पे legislature और committee दोनों है, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट जो होता है ना, इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज, और इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरेटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, ठीक है ना, और नॉमिनेटिव मेंबर्स भी नहीं होते, सब इलेक्टेड मेंबर है यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो बताता है कि इफ़ इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज ए प्रेसिडेंट इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो जो उसका डिसीजन जो भी लिया होगा ना, शैल उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, ठीक है ना। और स्टेटमेंट 2 जो है वो ये बता रहा है इलेक्शन for the post of president can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and election are yet to be taking place। ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट इन 1974 में उसने बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट बी अ ग्राउंड फॉर प्रिवेंटिंग द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट 3 जो है वो ये बता रहा है कि व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स ऑन हिज डिक्लेरेशन। तो ये गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना डज नॉट प्रिस्क्राइब्स एनी टाइम लिमिट विद इन विच प्रेसिडेंट हैज़ टू टेक डिसीजन, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सिंपली कीप द बिल पेंडिंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पहला स्टेटमेंट इसमें बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो आर्टिकल 355 है ना उसमें बताता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। मतलब एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस दोनों में ही यूनियन का वो है कर्तव्य है कि टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, ठीक है। इसमें जो स्टेटमेंट 2 है वो बता रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये सही स्टेटमेंट है, ये मैंने गलत किया यहाँ पे, ये सही स्टेटमेंट है। इसमें जो आर्टिकल 22 है ना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टन केसेस, इसमें 3 क्लॉज हैं। जो पहला है उसमें ये बताता है कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड फॉर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, डिनाइड द राइट टू कंसल्ट और डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। ये तो पहला बेसिक जो हमको पता ही है। दूसरा भी यही होता है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स उसको लेके जाना है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, एंड नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। ये तो 2 क्लॉज तो हमको नॉर्मल पता है, लेकिन इसमें जो तीसरा क्लॉज है उसमें ये बताता है कि जो अभी जो क्लॉज 1 और जो क्लॉज 2 हमने पढ़ा, शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन, ठीक है। और दूसरा कौन सा पर्सन होता है? टू एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन अंडर द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कि जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 है उसमें ये बताता है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू प्रोवाइड एक्सेस टू द लीगल काउंसिल टू अ पर्सन हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन और एनिमी एलियन से है रिलेटेड, ठीक है ना। मतलब जो पहला क्लॉज 1 और क्लॉज 2 था वो एनिमी एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं लागू होता है। जो स्टेटमेंट 3 है
वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2022, कन्फेशन ऑफ अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, ये गलत है। जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा एक्ट 2002 में वो बताता है कि द कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर नॉट लोअर इन रैंक देन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल बी एडमिसिबल इन द ट्रायल ऑफ सच पर्सन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है और एमएलए के वोट वैल्यू से रिलेटेड है। सो कुछ बेसिक यहाँ पे जान लेते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट 1 है ना, उसमें ये पूछ रहा है, वो उसमें तो बेसिक वाला वही था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन कौन कंप्राइज करता है। तो उसमें तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं, और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी होता है। ये तो याद रखना है, नॉमिनेटेड नहीं होता, बस ये याद रखना है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है। स्टेटमेंट 2 जो था ना, उसके बाद से तो तीनों स्टेटमेंट वो एमएलए के वोट वैल्यू से थे। तो हम पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ एमएलएस इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है ना। तो कैसे मिलता है, ये मिलता है कि डिवाइडिंग द स्टेट्स पॉपुलेशन बाय नंबर ऑफ एमएलएस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। एंड फर्दर डिवाइडिंग द कोशेंट अचीव्ड बाय 1000। ठीक है ना। और अभी करेंटली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत अभी हमारा जो एमएलए का वोट वैल्यू है ना, वो 1971 सेंसस के हिसाब से ही चल रहा है। जो स्टेटमेंट 3 था वो कंपैरिजन था मध्य प्रदेश और केरला के वोट वैल्यू से रिलेटेड। तो इसमें जो है ना, केरला का जो वोट वैल्यू एमएलए का वोट वैल्यू हो वो ज़्यादा हो, क्योंकि द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटल इलेक्टिव सीट्स इन केरला इज़ ग्रेटर रिलेटेड टू द मध्य प्रदेश। और चौथा स्टेटमेंट भी कंपैरिजन था किसके बीच में, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें पुडुचेरी के एमएलए का वोट वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है ना। वही रीज़न है सेम वाला, ऊपर वाला केरला और मध्य प्रदेश वाला। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मिनिस्टर से रिलेटेड है। सो इसमें कुछ चीज़ें याद रखना है कि देयर इज़ नो क्लासिफिकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लासिफिकेशन दिया ही नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर, इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है ना। बस आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। और इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि जो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो हुआ था, उसने अमेंड किया आर्टिकल 71 में और बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ठीक है ना। मतलब 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द सीएमओ कितना हो सकता है, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। यहाँ पर लोकसभा याद रखना, राज्यसभा वगैरह नहीं है, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। सो एक गलत स्टेटमेंट है। जो अटॉर्नी जनरल है ना, वो तो उसमें हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया एज वेल एज राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट विदाउट राइट टू वोट, लेकिन सॉलिसिटर जनरल नहीं है। यहाँ पे कुछ बेसिक्स याद कर लेते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76। ठीक है ना, एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और इसी में जो सेकंड स्टेटमेंट था वो बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अभी हमने पढ़ा ना, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है कि ही नीड टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कमेटीज से रिलेटेड है। इसमें कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं। जो पहला स्टेटमेंट में है कि एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी जो है ना, उसने रिपोर्ट दिया था, उसका नाम था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 1950 में दिया था। ठीक है ना। और इसमें इसने क्या रिकमेंड किया था, द ग्रुपिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज
improvement in the capabilities of the personnel and also in the working of operation and management division, ठीक है ना। और इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि डेटा मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डिजिग्नेटेड सोलली फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग इट, ठीक है ना, याद रखना। जो स्टेटमेंट 2 था उसके हिसाब से वो सही स्टेटमेंट है। इसमें ये है, इसमें कुछ फैक्ट याद रखना है कि 1970 में ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC से द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल वॉज सेटअप इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट, ठीक है, और इट वॉज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अगेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मिनिस्ट्री को प्रिपेयर करना अच्छे से, इसका कुछ वीडियोज़ देख लूँगा क्योंकि बहुत सारे हर साल ऑलमोस्ट हर साल मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। सो इसमें जो था क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये पूछ रहा था द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये किसके अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मोटा के अंडर आता है। जो मोटा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये डील्स विद द फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड ऑब्जेक्टिव्स एट नेशनल लेवल। सो याद रखना है। बाकी भी जितने मिनिस्ट्रीज हैं ना उनके वर्किंग फंक्शंस वगैरह देख लेना है और उनके अंदर कौन सा बोर्ड आता है, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो भी याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पार्लियामेंट्री सेशन से रिलेटेड है। सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद करना है कि जो आर्टिकल 85 क्लॉज 1 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो बताता है कि द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ठीक है ना। और जो स्टेटमेंट इसमें और एक और चीज़ याद रखना है कि द पार्लियामेंट सिट्स थ्राइस इन अ ईयर। एक बजट सेशन होता है जो फरवरी से लेकर मई तक होता है, मॉनसून सेशन होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, विंटर सेशन होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। और सेशन किसको कहते हैं? द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू ट्रांजैक्ट इट्स बिजनेस, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखना है कि देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट। सो ये कुछ याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया है कि 3 सेशन मस्ट मीट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। ये जो स्टेटमेंट हुई वो गलत है, ठीक है ना। और कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट ये नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। और एटलीस्ट मीट ट्वाइस अ ईयर, ठीक है ना, क्योंकि 6 महीने का गैप ही 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना उसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहले स्टेटमेंट से रिलेटेड ये है कि जो गवर्नर होता है ना, ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year, ठीक है ना। ये तो बेसिक था। और वो भी बेसिक है कि जो गवर्नर रहता है कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छा है, उसको याद कर लेना है कि ये आर्टिकल 208 में भी दिया है 208 में कि when the state legislature does not have the rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter। सो याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो उसका अगर हमने अभी थोड़ा जस्ट पहले देखा था कि जो आर्टिकल 361 है वो यही बताता है ना कि ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर ही इज़ इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। मतलब और यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी होता है, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होता है ना दे आर इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग देयर ऑफिस, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रख लेना है कि जो आर्टिकल 158 है वो बताता है कि द गवर्नर का जो इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस है ना इट कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है ना। तो ये जो दोनों याद रखें। पहला वाला तो इंपॉर्टेंट है, वो जो हमने पहले भी देखा था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी वो इम्यून होता है इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वो कैबिनेट सेक्रेटरी से रिलेटेड है। वैसे ये मैंने गलत किया जो पहला वाला। इसमें कुछ फैक्ट्स याद करना है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है ना ही इज़ अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है ना। उसको गवर्नर अपॉइंट नहीं करता, उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है चीफ सेक्रेटरी को।
और एक चीज़ और है कि देर इज़ नो फिक्स टेन्योर ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि हाउ एवर एट द सेंट्रल लेवल देर इज़ एश्योर्ड टेन्योर ऑफ 2 years फॉर कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी एंड डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी एज वेल एज रॉ एंड आई बी चीफ, ठीक है ना। ये याद रखना है कि सेंट्रल लेवल पे अभी जो बताया कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, रॉ और आईबी चीफ का टेन्योर फिक्स होता है 2 साल का, एश्योर्ड टेन्योर ऑफ 2 years। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC 1969 में उसने रिकमेंड किया था चीफ सेक्रेटरी शुड हैव अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 3 to 4 years, याद रखना है, ठीक है ना। पहले तो वही इंपॉर्टेंट था, चीफ सेक्रेटरी को चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, उसमें चीज़ें याद रखना कुछ, कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है ना, इट इज़ नॉट वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर बट इन द प्रेसिडेंट। मतलब ये है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट के पास ही पावर है टू मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ सेड बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स, ठीक है ना। और इसका जो स्टेटमेंट 2 था उसमें ये बोल रहा था द प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है ना, फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। और कुछ याद रखना है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, ठीक है ना। और कुछ और याद रखना है कि जो बिजनेस एलोकेटेड टू द कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्या इंक्लूड करता है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी एंड रूल ऑफ बिजनेस। सो ये जितना भी था ना, ये याद रखना है इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, वो अगेन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे है। सो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसमें कुछ चीज़ें याद रखना है कि जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है ना, इट प्रोवाइड्स सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड इट्स कमिटीज़ एंड ऑल्सो असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट बाय इंश्योरिंग इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन। और ये जो होता है ना, इट ऑल्सो प्रिपेयर्स एजेंडा फॉर द कैबिनेट सेक्रेटरी। एक और फंक्शन है कैबिनेट सेक्रेटरी का कि इट इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स are kept informed of the major activities of all ministries departments by means of monthly summary of their activities। और यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना है, जो हमारा स्टेटमेंट 3 था वो गलत है। उसमें क्या था, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री। सो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ये नहीं करता, इट डज नॉट एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो तो अभी हमने प्रीवियसली देख लिया है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट था उसके हिसाब से उसमें तो वो सही है। और आर्टिकल 77 जो है ना, वो तो बताता है कि द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेट बिजनेस, ठीक है ना। मतलब प्रेसिडेंट एलोकेट करता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है, याद रखना है। और अगेन इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 77 में, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी expressed to be taken in the name of president of India and not prime minister, ठीक है ना। ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट ही एलोकेट करता है बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नेम में ही लिए जाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 19 जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर से रिलेटेड है। सो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा जो स्टेटमेंट है रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट अपॉइंटिंग द मिनिस्टर और चौथा स्टेटमेंट मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये नहीं है, ठीक है ना, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। और इसी में कुछ और याद फैक्ट्स देख लेते हैं। जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर्स क्या है, 4 डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर हैं। If no party gets an absolute majority, the governor can use his discretion in the selection of chief minister, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग इमरजेंसी he can override the advice of council of minister
At such times, he acts as an agent of president and becomes the real ruler of the state. तीसरा क्या है? He uses his discretion in submitting a report to the president regarding the affairs of the state. ठीक है ना? चौथा क्या है? He can withhold his assent to a bill and send it to president for his approval. और सिमिलर जैसे प्रेसिडेंट में था वैसे ही आर्टिकल 166 क्या कहता है? द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर. और ये जो है ना अभी जो बोला ये मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नर पे. और एक चीज़ और याद रखना है कि द गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. ठीक है ना? ये क्वेश्चन 19th का फैक्ट्स याद रखना है डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना उसका पहला स्टेटमेंट तो बेसिक था. जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना इन इंडिया दे आर कैन बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कहीं से भी हो सकते हैं. ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा के हैं. और एक तो फैक्ट जो सबको याद रहता है कि इफ़ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस of parliament is appointed as a cabinet minister, they are required to get elected to either Lok Sabha or Rajya Sabha within 6 months from the date of their appointment. तो ये तो फैक्ट याद ही रहता है. और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ना इट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर. और ये तो अभी जो याद पढ़ा था हमने कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी ना ही इज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड. ठीक है ना? याद रखना है कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है ना मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के अंडर नहीं आता है, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है. ठीक है, याद करना है. क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो तो बेसिक है. मतलब ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस इज रेजिग्नेशन टू होम. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपना रेजिग्नेशन है ना वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है. और अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो उसकी जगह चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देता है. लेकिन पहले किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. इसमें ये पहला जो स्टेटमेंट था वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में था. तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है ना उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है. ठीक है ना? ये फैक्ट याद रखना है. और जो दूसरा स्टेटमेंट था ये बता रहा था कि एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल. तो ये स्टेटमेंट गलत है. फैक्ट के हिसाब से द हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल होता है उनके पास, एपिलेट होता है एंड रिट जुरिस्डिक्शन होता है. उनके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होता हाई कोर्ट के पास. ठीक है ना? याद रखना है कि हाई कोर्ट के पास कौन कौन सा पावर है? ओरिजिनल है, एपिलेट है, रिट जुरिस्डिक्शन है, पर एडवाइजरी नहीं है. हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैव रिट जुरिस्डिक्शन टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स बट दे डू नॉट हैव एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल. ये याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है. सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961. सो ये हमको याद रखना है कि जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो प्रेसिडेंट क्रिएट करता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर. ठीक है ना? और एक चीज़ और याद रखना है कि द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड द एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज टू डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट फॉर्मलाइजेज देयर अपॉइंटमेंट. सो ये याद रखना है. इसमें कोई कैबिनेट सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. सो लक्ष्मीकांत में जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट दिया है उसके याद कर लेना. उसको हाईएस्ट वाले 20 तो याद ही कर लेना है कि कौन भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप से डाउन वाले में. सो एक चीज़ थोड़ा याद कर लेता हूँ. जैसे कि पहले पे प्रेसिडेंट है, दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट है, तीसरे पे प्राइम मिनिस्टर है, चौथे पे गवर्नर्स ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स है, पाँचवें पे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, छठे पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और सातवें पे स्पीकर ऑफ लोकसभा है और उसी के साथ सातवें पे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. सो ये जो प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑर्डर था ना उसको याद कर लेना. पहले पे प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर्स, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, देन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंपैरिजन विद ब्रिटिश और अमेरिका से पूछ रहा है. सो जो पहला असर्शन है वो करेक्ट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग. इसमें क्या फैक्ट्स याद रखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रेसिडेंशियल है
वो भले ही ब्रिटिश से लिया गया है, लेकिन उसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो इंडियन पार्लियामेंट है ना, इट इज़ नॉट सोवरेन बॉडी, और लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सोवरेन है। और जो इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड होता है, और ब्रिटिश में क्या होता है, हेरिडेटरी हेड होता है, मोनार्की होता है। सो ये कुछ डिफरेंसेस है। और जो रीज़न था कि ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज़ सिमिलर टू डैट ऑफ अमेरिका, ये गलत है। इसमें यह है कि यूएस प्रेसिडेंट होता है ना, वो मोर और लेस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है, और इंडिया में क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। सो इसमें ना पहला और दूसरा करेक्ट है, और तीसरा चौथा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, और क्या होता है, ही इज़ अ चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट होता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और एक चीज़ और है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, ही मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एक चीज़ और है कि ही नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और इसके पास राइट टू अटेंड एंड स्पीक इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी कमेटी देयर ऑफ विदाउट राइट टू वोट। मतलब ही कैन, मतलब इसके पास राइट होता है कि टू अटेंड एंड स्पीक, बट ही डिड नॉट हैव राइट टू वोट। और एक चीज़ और है कि देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब इम्पीचमेंट वाला प्रोविज़न ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। सो ये दोबारा क्वेश्चन आया। सो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत से पूरा तैयार कर लेना है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके बाद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद आता है कैबिनेट सेक्रेटरी। और इसमें कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड, कि जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट होता है ना, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ डिग्निटरीज इन एन ऑर्डर ऑफ देयर रैंक फॉर सेरेमोनियल पर्पज़ एंड हैज़ नो रोल इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और एक चीज़ और है कि इट इज़ नाइदर एन ऑर्डर ऑफ सक्सेशन नॉर डज इट हैव एनी एप्लीकेशन इन एनी पार्लियामेंट्री बिजनेस। इट इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट सेक्रेटरी एंड मेंटेन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो ये फैक्ट्स याद रखना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स याद कर लेना है फ्रॉम लक्ष्मीकांत, क्योंकि ये 2-3 बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर वो राज्यसभा से है, बिलोंग्स टू राज्यसभा, सो ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन द फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब ये है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड हो रहा है एंड वोटेड अपॉन इन द लोकसभा, तो अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से है ना, तो वो वोट नहीं कर सकता है। और इसी में जो स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन 2 है वो गलत है, और ऑप्शन सी और डी ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी जो था, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, ये गलत है। ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस, ये भी गलत है। ही विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस विद इन 6 मंथ आफ्टर बीइंग स्worn इन द एज प्राइम मिनिस्टर, ये भी गलत है। सो अगर ये याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा से होगा, सो ही विल नॉट बी एबल टू वोट in his favor in the event of no confidence motion. क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। सो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है उसके पास फुल डिस्क्रिशन होता है एंड फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ पर्सनस हु आर टू सर्व एज अ मिनिस्टर्स इन हिज कैबिनेट। मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर के पास जो होता है ना, वो फुल डिस्क्रिशन होता है, फ्रीडम होता है कि किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही हैज़ द अथॉरिटी टू सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। और इसमें एक चीज़ कुछ और आर्टिकल्स याद रखना है कि आर्टिकल 74 में क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट होता है, और कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर अबाउट दिस एडवाइस। और आर्टिकल 75 में क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स होते हैं कुछ शुड नॉट एक्सीड 15% होना चाहिए, एंड दे आर कलेक्टिवली इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोकसभा। और इसमें आर्टिकल 78 भी याद रखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी टू इंक्लूड
कम्युनिकेटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन एंड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 3 आर्टिकल याद रखना है। और इसी में जो 3 गलत स्टेटमेंट थे, कौन कौन से? स्टेटमेंट ए जो था, ही इज़ फ्री टू चूज़ हिज मिनिस्टर ओनली अमंग दोज हु आर मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत है। और ही कैन चूज़ हिज कैबिनेट कलीग्स आफ्टर ड्यू काउंसिलिंग बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज रिकॉर्ड, ये भी गलत है। और जो डी वाला है, ही हैज़ ओनली लिमिटेड पावर इन चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। मतलब सही कौन सा है कि वही सी वाला कि ही हैज़ अ फुल डिस्क्रिशन इन चॉइस ऑफ पर्सन्स हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर्स इन हिज कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। वो ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। मतलब कौन कौन से इसमें इंस्टीट्यूशन जो है ना वो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में होते हैं पर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में नहीं होते। सो इसमें जो स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन डी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो नहीं होता है। सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन पार्ट लेता है। तो पहले का होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हो सकते हैं। दूसरा ये है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ठीक है, इसमें नॉमिनेट नहीं है। और तीसरा कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। सो तीन जगह के लोग इलेक्शन में पार्ट लेते हैं ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन से हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, दूसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। यहाँ पे ये याद रखना है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना ऑफ बोथ लोकसभा राज्यसभा, ये नहीं लेते हैं पार्ट। दूसरा ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी नहीं लेते हैं पार्ट। और तीसरा ये है कि जो मेंबर होते हैं ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, वो भी नहीं लेते हैं पार्ट। और एक चीज़ और है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, वो भी नहीं लेते। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स तो लेते ही नहीं है पार्ट। और बाकी एक चीज़ और है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें से इलेक्टेड मेंबर भी पार्ट नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है ना, याद रखना है। और एक चीज़ और है कि जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही है, याद रखना है। और ये CGI वगैरह के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। सो इसमें जो स्टेट ऑप्शन बी है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ ही लूजेस द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, ये कन्वेंशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और इसी में कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इट डज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन इन केस ऑफ लूजिंग द मेजॉरिटी, ठीक है ना, लेकिन वो करता है बिकॉज इट। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो दिस कन्वेंशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और इसमें जो स्टेटमेंट गलत है वो स्टेटमेंट ऑप्शन ए है। क्या है ऑप्शन ए? जो द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ टू बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस, ये कन्वेंशन नहीं है। और ऑप्शन जो सी था, ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी गलत है, ये भी कोई कन्वेंशन नहीं है। और जो ऑप्शन डी है कि इन द इवेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिमिटिंग ऑफिस simultaneously before the end of the tenure, the speaker of lower house of the parliament will officiate as president, ये भी गलत है। मतलब कन्वेंशन कौन सा था? बस वही ऑप्शन बी था कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इन द इफ ही लूजेस द मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो गवर्नर से रिलेटेड है। सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि जो गवर्नर होता है ना, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रेसिडेंट। सो उसके पास देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइडेड टू द गवर्नर। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो आर्टिकल 156 है ना, ऑल्सो मेंशंस दैट द गवर्नर शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस until his successor enter upon his office। इसका मतलब ये है कि इन सच केसेस द गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब कि इसमें जो दोनों स्टेटमेंट है ना वो गलत है। क्या है कि जो गवर्नर होता है ना वो ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस टिल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म। और एक चीज़ और है कि जो गवर्नर होता है ना कैन कंटिन्यू बियॉन्ड द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड, ठीक है ना, ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना किसको अपॉइंट करता है। सो
एक यहाँ पे कुछ फैक्ट याद करना है कि जो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन होता है ना, ये आर्टिकल 280 में दिया है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज होता है ना, वो भी अपॉइंटेड कौन करता है, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, वो आर्टिकल 239 में दिया है। लेकिन जो वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन है ना, ही इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या क्या याद करना है कि जो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन को के चेयरमैन को अपॉइंट नहीं करता है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो अगेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में है। सो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हर चीज़ याद रखना है। सो ये इसमें 34 क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ़। सो वो कब होगा, अगर ही इज़ अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सो अभी हमने देखा था ना कि कौन कौन पार्ट लेता है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो यहाँ पे अगेन देख लेते हैं कौन कौन लेता है पार्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। सो पहला कौन होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं। दूसरा कौन है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकते हैं। तीसरा कौन है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है ना, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स तो है ही नहीं। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं ना, उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स नहीं पार्ट लेते हैं। सो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। सो क्या पूछ रहा है, द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो। सो कब था, द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ था तब था। सो यहाँ पे वीटो पावर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट कैन विद होल्ड और रिफ्यूज़ टू गिव एसेंट ऑन बिल प्रेजेंटेड, इसी को वीटो पावर कहते हैं। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 1986 में प्रेसिडेंट जयललिता सिंह थे, उन्होंने एक्सरसाइज किया पॉकेट वीटो को विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। और क्यों किया गया था कि बिकॉज दिस बिल इंटेंडेड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो ये ओनली टाइम पहली बार था जब प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था, एक्सरसाइज किया था।